जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 10th के हिंदी का सिलेबस और ये सिलेबस बोर्ड एग्ज़ाम का है। यानी कि जो जो टॉपिक इसमें दिए गए हैं आपको केवल उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है और इन्हीं सभी टॉपिक्स में से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ लेंगे, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। मैंने एक मॉडल पेपर की वीडियो बनाई थी तो उसमें एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि भैया आपके मॉडल पेपर में तो संधि दी ही नहीं गई है, क्या सिलेबस में संधि पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अब आपको ये भी नहीं पता, यानी कि आपने सिलेबस नहीं देखा है। तो आज हम सिलेबस देखेंगे और इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि संधि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। साथ में आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी पढ़नी हैं जो पेपर में आएंगी और क्या क्या चीज़ें टॉपिक से बाहर हैं जिनको आपको नहीं पढ़ना है। चलिए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। ये आप देख रहे हैं, ये वाला है हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें से आपके आएंगे 5 क्वेश्चन, इसको बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन है वो हर बार 5 पूछे ही जाते हैं। जो आपके गद्य हैं, गद्य के 5 क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पीय। इसी प्रकार जो आपका पद्य है, हिंदी का पद्य, उसमें से आते हैं कि हिंदी एकांकी के जनक कौन कौन है, गद्य में पूछ लेगा। और ये पूछ लेगा कि प्रथम उपन्यास कौन सा था, उसके लेखक कौन से थे। पद्य में पूछ लेगा कि सूरदास के, मान चलिए कोई दे देगा कि ये किसकी रचना है, ये किसकी रचना है, ये किस युग से संबंधित है, छायावादोत्तर युग के बताइए, छायावाद युग के बताइए। तो ऐसा पूछता है, बहुत आसान होता है। ये आपको थोड़ा पढ़ना होता है, लगभग 100 से 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन से आपका ये 10 नंबर कंप्लीट हो जाता है। ये हर बार आता है, तो आप इसको कहीं भी मॉडल पेपर से, कहीं भी गाइड से, कहीं से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब ऐसे ही बात करते हैं जो क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुए हैं, जो कि आपको डाउट है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। रस पर हम आएंगे। रस में हमको केवल 2 रस पढ़ने हैं, हास्य रस पढ़ना है, करुण रस पढ़ना है। कितने पढ़ने हैं? 2 रस पढ़ने हैं, हास्य रस पढ़ना है और करुण रस पढ़ना है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन बोलेगा कि शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल भार 12 उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो आप सिंपल सा लिख देंगे इसमें भाई करुण रस है। ऐसे ही पढ़ना है, बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं देंगे। थोड़ा थोड़ा अगर आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, थोड़ा सा आपका काम चल जाएगा। रस आपको 2 ही पढ़ना है, हास्य रस, करुण रस। बहुत के चक्कर में मत पढ़िएगा। अलंकार में आएंगे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। 3 अलंकार आपको पढ़ना है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। यानी शब्द अलंकार आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, अर्थालंकार से आपका काम चल जाएगा। आगे बढ़ेंगे आप, आगे छंद देखेंगे। सोरठा छंद पढ़ना है, रोला छंद पढ़ना है। ये ध्यान रहे, जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना नहीं है। ये बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आएंगे, आपको क्या करेंगे, आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ऐसे जो भी ऑप्शन आपका सही है, जिस पर आप टिक करना चाहते हैं उस पर आप टिक करेंगे। बस टिक करना है और कुछ नहीं करना है। अभी लिखने वाला क्वेश्चन नीचे डिस्कस करेंगे, ये आपको टिक करने वाला रहेगा। तो आपको छंद में क्या पढ़ना है? छंद में पढ़ना है सोरठा और रोला। अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। रस में हास्य रस, करुण रस। ये इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है काव्य सौंदर्य के तत्वों में। आगे आप बढ़ेंगे, अभी आपको हिंदी व्याकरण में आएंगे। उपसर्ग तो सभी लोग कर लेते हैं। उपसर्ग जैसे अधि उपसर्ग से 2 शब्द बनाइए, अधिकार, अधिकार, या एक ही बनाना होता है शायद। ऐसे याद करेंगे तो कई सारे याद आ जाते हैं। किससे बनाएंगे? अनुपम हो गया, उपकार हो गया, सहयोग हो गया। तो सभी शब्द बना लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपका आसानी से हो जाएगा। समास ध्यान देने वाली बात है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। यानी टोटल आपको 4 समास पढ़ने हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। आप आगे आएंगे तो आगे है तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची शब्द, इन दोनों को पढ़ना पड़ेगा। और नीचे आएंगे, संस्कृत में क्या पढ़ना है? सर्वनाम का विभक्ति और वचन पढ़ना है। किसका? तद का, युष्मद का। इन दोनों का पढ़ लेंगे, इसमें आपका काम चल जाएगा। फिर आपको वाक्य का स्वरूप पूरा पढ़ना पड़ेगा, यानी जिसको आप ट्रांसलेशन बोलते हैं, वाक्य का पूरा स्वरूप आपको पढ़ना पड़ेगा। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन पढ़ना पड़ेगा। वाच्य जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वाच्य आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर पद परिचय, विकारी और अविकारी आपको दोनों पढ़ने पड़ेंगे। पद परिचय आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। ये 3 टॉपिक, इसमें आप मेहनत कर लीजिएगा। यहीं पर बहुत सारे नंबर कट जाते हैं, 3 नंबर का होता है, कोई किसी को मिलता नहीं है जल्दी से। इसको आप पढ़ लीजिएगा। अभी हमने जितना क्वेश्चन देखा, ये लगभग 20 क्वेश्चन हैं और ये 20 क्वेश्चन आपको आपकी कॉपी में लिखना नहीं है। OMR शीट मिलेगी,
आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको टिक करना है बस। अभी नीचे वाला क्वेश्चन हम देखेंगे, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको आपके पेपर में लिखना पड़ेगा। इसमें लिखना नहीं है ऊपर में, मतलब कि आप पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन आएंगे, टिक करेंगे, जो सही रहेगा बात खत्म। टिक मतलब OMR शीट रहेगा, इससे गोला गोला सा छोटा सा रहता है OMR शीट, ऐसे ऐसे आप उसमें क्या करते हैं, फिल कर देते हैं नीले रंग से। उसके बाद OMR शीट आपका जमा हो जाता है, इससे आपका टाइम भी सेव होगा। अभी आपने देखा क्या पढ़ना है, एक चीज़ भी यहाँ पर आपने नहीं देखा, क्या नहीं पढ़ना है ऊपर में। तो सबसे पहला जो हाईलाइटेड चीज़ है, जो कि आपने कमेंट करके पूछा था हमसे, संधि आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, संधि नहीं आएगा। संधि आपका सिलेबस से बाहर हो गया है, और जो बाहर हुआ उसको आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन इतनी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। और जो जो रस और रस छंद अलंकार, इन सबके जो जो हमने नाम बताए उतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लिखने में क्या पढ़ना है, एक गद्यांश आता है जो कि आपके चैप्टर से लिया होता है, उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। पाठ का नाम याद कर लेना है और पाठ के लेखक का नाम याद करना है। फिर एक पद्यांश आता है, पद्यांश भी आपके चैप्टर से ही आता है। पाठ का नाम और उसके रचयिता, जो रचयिता बोलते हैं, जो रचयिता होते हैं उनका नाम। पाठ के नाम, लेखक का नाम, पाठ का नाम, रचयिता का नाम, 2 आपको याद कर लेना है। ये आपके हो गए 2 क्वेश्चन आपके हो गए। और सभी पाठ के नाम याद करने हैं, कट्टा नहीं है कुछ, सभी पाठ के नाम याद करने हैं। फिर क्या है, संस्कृत का संदर्भ आता है, गद्यांश आता है, गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना होता है। संस्कृत में ही पद्यांश आता है, पद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना होता है। गद्यांश के लिए आप पढ़ सकते हैं वाराणसी नगरी, बहुत बार आता है क्वेश्चन, इस बार भी संभावना है। पद्यांश के लिए सुभाषित रत्नानी से हर बार आता है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल सभी को पढ़ लीजिएगा, सभी चैप्टर के नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा, संदर्भ में चैप्टर के नाम जरूर लगेंगे। फिर नीचे आएंगे, 5 में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। 3 में छठे के काम में 3 लेखक के आएंगे ऑप्शन, तीनों में से एक का आपको जीवन परिचय लिखना पड़ेगा और उनकी रचना का नाम लिखना पड़ेगा। जो भी आपको याद है, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी लिख सकते हैं। फिर 3 ऑप्शन मिलेगा आपको कवियों का, 3 में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना पड़ेगा और उनकी रचनाओं के नाम लिखने पड़ेंगे। फिर आगे आएंगे, संस्कृत खंड के आपके कुछ एक श्लोक आपको लिखना पड़ेगा, जैसे राइट द 8 लाइन पोएम विच इज़ नॉट गिवन इन दिस पेपर। जैसे पेपर में, इंग्लिश के पेपर में आता है ना, एक पोएम लिखने के लिए जो कि आपके पेपर में ना आई हुई हो, तो वैसे ही इसमें एक संस्कृत का श्लोक आएगा, सुभाषित रत्नानी का आप 2-3 याद कर लीजिएगा, उसमें से आपका काम चल जाएगा। फिर नीचे आएंगे, उसके बाद क्या आएगा, संस्कृत के क्वेश्चन आंसर आएंगे। संस्कृत का क्वेश्चन आंसर आएगा, जो कि आपको क्वेश्चन रहेगा, 2 शब्द में आंसर देना होता है, 1 लाइन में हो जाता है मैक्सिमम, लेकिन आंसर संस्कृत में ही देना है, ठीक है। और कहाँ से आएगा, तो पूरा चैप्टर से आएगा, कहीं से भी आएगा, कोई ये नहीं है कि इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछेंगे, चैप्टर किसी से भी पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पर आप आएंगे, आप क्वेश्चन आंसर दे देंगे। 10वां और अंतिम क्वेश्चन आपका आ जाएगा निबंध का। निबंध का कोई पढ़कर नहीं जाता है और अंत में टाइम भी नहीं बचता है, लेकिन क्योंकि 20 क्वेश्चन इस बार बहुविकल्पीय आपके कर दिए हैं, यहाँ से आप देखेंगे तो अगर 20 क्वेश्चन इन्होंने बहुविकल्पीय कर दिया है, इसका मतलब कि आपको पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। तो जब टाइम बचेगा तो यहाँ पर आप जितना कोशिश कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप इसमें लिखिएगा। अभी यहाँ पर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपके पाठ के नाम है, लेखक के नाम है, यहाँ से आप देखेंगे ये, इसको आप ज़रूर पूरा याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो गद्यांश का आता है, गद्य खंड आता है, उसका आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना पड़ता है। इसी तरह जो आपके पद्यांश का आता है, उसमें भी आपको पाठ के लेखक का नाम और पाठ का नाम दोनों वहाँ पर भी लिखना पड़ता है। तो इन पूरे को आप तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा संस्कृत के कुछ यहाँ पर चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं, इन सभी चैप्टर्स के नाम आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि संस्कृत गद्यांश पद्यांश में पाठ का नाम लिखना पड़ेगा, तो वहाँ से आपको ये काम आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये सब दिए हैं कुछ, क्या कहते हैं, खंड काव्य है, ये तो आपको जिले में आपके जो लगा है वो आपको पढ़ना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि कितना हमें पढ़ना है, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। चैप्टर्स फिलहाल सब पढ़ने हैं, लेकिन कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई होंगी। तो यही था इस वीडियो में। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।